योग दर्शन की 51वीं कक्षा। हमारी 50 कक्षाएं पूरी हो गई हैं और 50 कक्षाओं में 20 सूत्र पूरे हुए हैं। आज हम 21वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा एक नया विषय है, आगे का विषय है। उस आगे के विषय को आरंभ करने से पहले आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल जैसा है, कठिन लगेगा। कई बार तो रुचि नहीं बनती इस विषय में, समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के विषय को बाद में समझेंगे, पहले एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण बड़ा रोचक है, आप सब लोग विचार करते रहिएगा उदाहरण पर। और यदि ये उदाहरण समझ में आ गया तो फिर विषय को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो देखिए, उदाहरण आपके सामने मैं स्पष्ट करता हूँ। ये 3 चित्र बनाए आपके सामने। ये मान लीजिए कि जैसे अभी इस समय दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के महीने में यदि आप गांव में आएँ, गांव में जाएं कहीं भी, तो इस समय गेहूं की बुवाई चल रही है दिसंबर के महीने में। इससे पहले बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में खूब वर्षा होती है तो खेतों में खूब खरपतवार हो जाते हैं, कूड़ा कबाड़ करकट ये सब चीज़ें होती हैं और खेतों की बड़ी खराब स्थिति हो जाती है बरसात के बाद। अब उसको सफाई करना किसी किसान के लिए चुनौती होती है। पहले साफ करेगा, फिर उसकी जुताई करेगा, उसमें खाद डालेगा, फिर उसके बाद में गेहूं की बुवाई करता है, सरसों की बुवाई करता है। गेहूं सरसों साथ साथ बोए जाते हैं इन दिनों में। अब देखिए, मान लीजिए 3 खेत हैं यहाँ पर। एक तो ये खेत है ए, एक खेत है बी और एक खेत है सी। और 3 किसान हैं अलग अलग। इन्हीं को मान लीजिए ए बी सी नाम के 3 किसान हैं, इनके अपने अपने खेत हैं। खेतों की हालत बहुत खराब है। ये ए नाम का जो किसान है, ये अपने खेत में जो कूड़ा कबाड़ है, खरपतवार है, उनको साफ करने के लिए फावड़े का उपयोग करता है। किसका? फावड़े का। ये वाला जो बी नाम का किसान है, ये अपना खेत साफ करने के लिए हल लेके आता है, बैल लेके आता है। 2 बैल हैं इसके पास और एक हल है। उससे अपने खेत की सफाई करता है, जुताई बुआई सारी प्रक्रियाएं वो हल के माध्यम से करता है। और ये सी नाम का जो किसान है, तीसरा वाला, इसके पास अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, ट्रैक्टर है और आजकल तो और भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आ गई। लेकिन मान के चलते हैं कि उसके पीछे एक कल्टीवेटर जैसा जो सिस्टम है वो है, ट्रैक्टर है अच्छा खासा इसके पास। 3 किसान हो गए। फिर से सुन लीजिए, ये ए नाम का किसान जो है, इसके पास फावड़ा है। ये बी नाम का जो किसान है, इसके पास एक हल है, बैल हैं। और ये सी नाम का जो किसान है, इसके पास अपना ट्रैक्टर और ट्रैक्टर संबंधी जो उपकरण होते हैं वो हैं। अब इन्होंने एक समय से एक निश्चित समय बांध लिया कि हम नवंबर के मध्य से सफाई करना शुरू करेंगे और बुआई हम कर देंगे नवंबर के अंत तक। इन्होंने काम शुरू कर दिया एक दिन से मिला करके। अब सीधी सी बात है, हमको तो एकदम स्पष्ट दिख जाएगा, यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति है, इसको पहले तो अपने हाथ से सारा वो काटना है। पहले के खरपतवार जो उग आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है, पहले उसकी सफाई करनी है, जलाना है, पराली वगैरह है वो सब साफ करनी है, खेत से निकालनी है, जो भी करना है। फिर उसके बाद सारे खेत को फावड़े से खोदना है। देखिए, बड़ा काम होता है, बड़ा मेहनत का काम होता है फावड़े से। बी नाम का जो किसान है, उसके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि बैल हैं, हल हैं, उनसे सफाई कर लेता है, उनसे जुताई कर लेता है। इसकी अपेक्षा से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी अपने काम को कर लेता है। सी नाम का जो किसान है, इसको इन सब की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। एक बार ट्रैक्टर घुमा दिया, सारे खरपतवार ऐसे ही काट दिए, फिर थोड़ा सा बीन दिया, उनको बाहर कर दिया खेत से, और फिर एक दिन में जाके जुताई कर दी। एक दिन लगता है बस जुताई करने में, और उसमें भी कुछ घंटे। बड़ी जल्दी काम कर लेता है। इसको मान लीजिए 5 दिन लगे अपने काम को करने में, इसको 10 दिन लगे, और ये वाला जो है इसको कम से कम तो 30 दिन लगेंगे पूरे खेत की खुदाई करने में। ऐसा मान लीजिए मोटा मोटा, या 30 ना मान के उसको 20 कर लेते हैं, क्योंकि 30 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। उपकरण कमजोर हैं, उपकरण साधारण हैं तो समय बहुत अधिक लगेगा। काम करने की गति धीमी है तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रैक्टर वाला भी ट्रैक्टर को बहुत धीमे चलाए, उसका ट्रैक्टर खराब हो जाए, उपकरण ही ढीले पड़ जाएं, उपकरण खराब हो जाएं, तो उसको भी बहुत समय लगने वाला है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों लोगों में से वो व्यक्ति सबसे पहले अपना काम कर लेगा, सबसे पहले खेत की बुआई वो व्यक्ति करेगा जिसके पास उपकरण अच्छे हैं।
काम करने योग्य हैं, उस व्यक्ति के पास ऊर्जा भी है, सामर्थ्य भी है, काम करने में निष्ठा भी है, उत्साह भी है, बल भी है, ये सब कुछ होना चाहिए उसके पास, तो वो काम को जल्दी कर लेगा। जिसके पास फावड़ा है, सीधी सी बात हमको दिखने में आती है कि ये व्यक्ति जल्दी नहीं कर पाएगा अपने काम को, बहुत समय लगा देगा, भले कितना तेज भी कर ले लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उपकरण कमजोर है इसके पास। बैलों वाला अपेक्षाकृत थोड़ा जल्दी कर लेगा, लेकिन बैल भी बेचारे कमजोर हैं, भूखे हैं, या किसान ही बीमार पड़ जाए या किसान ही थक जाए, बहुत अधिक गर्मी पड़े तो उतना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है सी नाम का, ये अपने काम को बड़ी जल्दी कर लेगा। उपकरण मजबूत है इसके पास, समय उतना लगता नहीं, सामर्थ्य भी उतना नहीं लगता, और एक बार काम करना शुरू कर दे तो काम करने की जो गति है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। ये हमको इन सामान्य उदाहरणों से अपने व्यावहारिक जीवन में भी ये सब चीज़ें दिखने में आती हैं। तो जब ये व्यावहारिक जीवन में ये बात लागू होती है, योग में भी यही बात लागू होती है। किसी भी व्यक्ति का जब वो योग दर्शन पढ़ना शुरू करता है, ये यहाँ तक आ जाता है 20 सूत्रों तक, तो एक बहुत समझ बन जाती है, श्रद्धा बनने लगती है, रुचि बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो योग की ओर उन्मुख होने लगता है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न उनके मन में आता है कि जब हम योग मार्ग पर बढ़ रहे हैं, समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितना समय लगेगा जी इसमें। अब कोई तो कहता है जन्मों लग जाते हैं, कोई कहता है वर्षों लगते हैं, कोई कहता है शताब्दियां लग जाती हैं, कोई कहता है दशकों लगते हैं, कोई कहता है जी हम आपको कल को करा देंगे समाधि, इसमें ऐसा क्या है, आप आइए हमारे आश्रम में, हम आइए हवेली पर, आपको समाधि तो हम ऐसे दिला देंगे। ऐसे भी लोग हैं, खूब सारे मिल जाएंगे, ऐसे भी घूम रहे हैं। तो ऋषियों ने इस बात का समाधान पहले ही कर दिया, विशेषकर महर्षि पतंजलि ने और महर्षि व्यास जी ने, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे लोग भी होंगे जो चुटकियों में समाधि लगवाएंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जो इस प्रकार का भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे कि समाधि ऐसे नहीं लगती, इसमें तो जन्मों लग जाते हैं, पता नहीं आपको कितने जन्म लगे, पता नहीं लगेगी भी कि नहीं लगेगी, ऐसा करके डर भी दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बता दिया, एक तरीका बता दिया, एक ऐसी शैली बता दी कि देखो किसको कितना समय लगेगा। उस उन्होंने बांट दिया लोगों को कुछ चीज़ों में। तो जैसा ये उदाहरण आपके सामने रखा, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़े तो जल्दी समाधि को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए अवतरणिका देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना है इस वाले विषय को। और आपकी सरलता के लिए 2 चित्र और बनाए हैं, नहीं तो जिस समय हम योग दर्शन पढ़ते थे, या मैं भी बहुत सारी कक्षाओं में रहा योग दर्शन की, भिन्न भिन्न स्रोतों से योग दर्शन पढ़ा है, ये वाला विषय इतना जटिल होता है कि अध्यापक का दिमाग खराब हो जाता है इस विषय को समझाने में, लेकिन आसानी से घुसता नहीं है क्योंकि बातें केवल बोलकर बताई जाती हैं। लेकिन यदि उनका प्रेजेंटेशन किसी चित्र के माध्यम से किया जाए, किसी तकनीकी के माध्यम से किया जाए, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उसको आसान करने का यहाँ पर आज प्रयास किया जाएगा। आप लोग धैर्यपूर्वक आराम से केवल देखिएगा और सुनिएगा। महर्षि व्यास जी अवतरणिका में कहते हैं, ते खलु नव योगिनो मृदु मध्य अधि मात्रोपाया भवंती। ते माने वे योगी, कौन से योगी, अभी पीछे जो देख के आए हैं, उपाय प्रत्यय नाम के योगी, जो असंप्रज्ञात समाधि लगाते हैं। वो जो योगी हैं, जब वो समाधि के लिए आगे बढ़ेंगे, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, आया था ना पीछे 2-3 दिन हमारी चर्चा इसी विषय को लेकर रही, तो वो उनको भी 9 भागों में और बांटा कि वो 9 प्रकार के होते हैं। उनकी गति बताई जाएगी, उनका संवेग बताया जाएगा कि उनकी गति कैसी हो, उनकी स्थितियाँ कैसी हों, तो वो जल्दी समाधि को प्राप्त कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो बहुत समय लगेगा। तो देखिए उनको 9 भागों में बांटा, और उनके लिए 3 शब्द बताए, एक बताया मृदु, एक बताया मध्य, और तीसरा बताया अधिमात्र। और उन्हीं को दूसरी पंक्ति में भी बिल्कुल वही बात इन्होंने आगे बढ़ा दी कि वो कौन कौन से होते हैं, तद्यथा, जैसे मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। हम इनको क्या कहते थे पीछे, उपाय प्रत्यय, ये उपाय को करके आगे बढ़ते हैं। तो 3 नाम बता दिए, मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। ये उपाय क्या होता है, तो उपाय जो पीछे देखा, अभ्यास और वैराग्य, यही तो उपाय होते हैं। इन्हीं को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मृदु का मतलब क्या होता है,
सामान्य भाषा में तो मृदु का मतलब हमने मीठे को समझते हैं कि भाई ये फल जो है बड़ा मृदु है, ये जो मिठाई है बड़ी मृदु है, मीठी है। लेकिन यहाँ मृदु का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, कम कम, जिसकी मात्रा कम है। मध्य का मतलब होता है जो थोड़ा मृदु से अधिक है। और अधिमात्र का मतलब होता है जो बहुत अधिक मात्रा में है। तो योगियों को अभी तीन प्रकार से खोला है, अभी तीन बताए हैं। कौन कौन से? मृदु उपाय वाले, जो थोड़ा कम कम चलते हैं, जिनकी गति कम है। जैसे अभी यहाँ पर उदाहरण दिया था ये वाला, कि एक व्यक्ति फावड़ा लेकर जब खोदना शुरू करता है तो ये कैसा व्यक्ति हो गया? मृदु उपाय कर रहा है, ये मृदु उपाय। इसका फावड़ा कितना चल पाता है? बहुत कम, थक जाता है बड़ी जल्दी। तो ऐसे योगी होते हैं मृदु उपाय वाले, है ना। मृदु उपाय, थोड़ा थोड़ा उपाय हो पाता है, बेचारे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, झंझट बहुत हैं, काम बहुत हैं, या समस्याएं बहुत हैं, घर में जिम्मेदारियां बहुत हैं, या इसके अतिरिक्त आलस्य है, दुर्बलता है, शरीर में कमजोरी है, नहीं बढ़ना चाहते, श्रद्धा कम है, उपाय कमजोर हैं, तो बहुत प्रयास करते हैं, उतना नहीं बढ़ा जाता। तो ये कौन से योगी हो गए? मृदु उपाय। आसान हो गया ना इसको समझना इस उदाहरण से। अगले देखिए मध्य उपाय हैं। इन मृदु उपाय वालों से थोड़े आगे के हैं ये, थोड़ा और अधिक मात्रा में ये चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ इस उदाहरण में देखा था, ये जो हल वाला किसान था, ये इस वाले की अपेक्षा से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छे से काम कर लेता है, क्योंकि बैल हैं इसके पास, हल है जो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है बढ़िया से। और कोई घास या कोई कबाड़, कूड़ा कचरा, खरपतवार हैं जो गहरे हैं, वो हल से बड़ी आसानी से आ जाते हैं, हल से आसानी से हो जाता है। तो ये हो गए मध्य उपाय वाले योगी, दो हो गए अभी तक। तीसरा क्या है? अधिमात्र उपाय। अधिमात्र का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें मात्रा अधिक हो, जिसमें अधिकता से किया जाए किसी काम को, ऐसा उपाय लेकर चलने वाले भी योगी होते हैं। तो अभी तक हमारे सामने तीन लोग आए हैं केवल, मृदु उपाय वाले योगी, मध्य उपाय वाले योगी और अधिमात्र उपाय वाले योगी। सीधी सी बात है, आपको एक बात स्पष्ट होगी कि मध्य उपाय वाले योगी यदि आगे बढ़ेंगे, क्षमा कीजिए, मृदु उपाय वाले योगी यदि आगे बढ़ेंगे योग की ओर, समय बहुत लगेगा इनको, हो सकता है शताब्दियां लग जाएं, हो सकता है जन्मों लग जाएं। शताब्दियां का मतलब कई कई साल लग जाए इनको, सैकड़ों साल लग जाएं। मध्य उपाय वाले लोग जो हैं, यदि ये अपने उपाय को थोड़ा अच्छा बढ़ाएं, अच्छे से लेके चलें, तो उनकी अपेक्षाकृत इन्हें कम समय लगेगा, जल्दी कवर कर लेंगे अपने मार्ग को, जल्दी से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अधिमात्र उपाय वाले जो हैं, जिनका नाम से ही पता चल रहा है, जैसे तीसरा उदाहरण था ट्रैक्टर वाला, जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो अपने काम को जल्दी कर ले जाता है। आसान है ना इतना समझना। तो अभी तक तीन चीजें देख ली। अब देखिए इन्हीं को और आगे खोलेंगे, 9 बनाने हैं ना, क्योंकि ऊपर देखिए ते खलु नव योगिनो, उनको 9 भागों में बताया है कि ये 9 होते हैं। अभी तक हमने 3 देखे हैं, तो देखिए आगे कैसे खोल रहे हैं। तत्र मृदु उपायः शब्द देखिए ध्यान से, मृदु उपायः त्रिविधः, ये स्त्री नहीं लिखा हुआ, त्रिविधः, क्योंकि पहले मृदु शब्द है, मृदु उपायः, विसर्ग लगेगा और विसर्ग संधि का यहाँ स हो जाता है विसर्ग का। मृदु उपायः त्रिविधि, मृदु संवेगो, मध्य संवेग और तीव्र संवेग इति। अब इनको भी और 3 तरीके से खोला है, इन्हीं सबको तीन क्या और तरीके बता दिए, 3 क्या और इनको प्रकार से खोला है। एक तो हो गया मृदु संवेग, एक हो गया मध्य संवेग और एक हो गया तीव्र संवेग। अब ये संवेग क्या है? संवेग शब्द को ऐसे समझेंगे जैसे भावना होती है, किसी व्यक्ति की भावना बड़ी तीव्र होती है आगे बढ़ने के लिए। अभी इतना ही अर्थ समझेंगे। संवेग का अर्थ भावना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके भीतर बड़ी तेज भावना होती है कि जल्दी जल्दी निपटा लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ। उपाय अलग चीज़ है, उपाय तो ऊपर देखे हैं अभी हमने, लेकिन एक संवेग होता है उसके भीतर। किसी व्यक्ति के भीतर ढीलापन होता है, अरे कर लेंगे, अरे थोड़ा थोड़ा चल तो रहा है, अरे सही चल रहा है। एक तो वो हो गए, वो तो हो गए मृदु संवेग, है ना। दूसरे कौन से हो गए? मध्य संवेग। थोड़ा बाधाएं आती हैं जीवन में, थोड़ा बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा फिर उठते हैं योग की ओर, फिर प्रयास करते हैं। ये कौन से हो गए? मध्य संवेग वाले। एक हो गए तीव्र संवेग वाले, इनका संवेग तीव्र होता है, लक्ष्य जल्दी पाना है,
इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, किसी प्रोजेक्ट को दिया, बस जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि जल्दी निपटा दें, जल्दी कर दें। ये योग में भी होता है और बहुत अच्छा है, ये होना ही चाहिए। हमारा संवेग, हमारी भावनाएं, हमारे भीतर का जो उत्साह है वो कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, तभी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। यदि उसमें मृदुता रहेगी, ढीलापन रहेगा, तो फिर वो लक्ष्य बहुत दूर हो जाएगा हमसे। तो अभी तक देखिए किसको बांट रहे हैं? मृदु उपाय को बांटा। ये जो पहला मृदु उपाय था, मृदु उपाय को 3 जगह तोड़ा। मृदु संवेग, मृदु उपाय, मृदु संवेग, मृदु उपाय मध्य संवेग, मृदु उपाय तीव्र संवेग। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो उसके लिए ये चित्र है बड़ा आसान सा। इस चित्र से बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखिए ये वाला मृदु उपाय मृदु संवेग, मृदु उपाय मध्य संवेग, मृदु उपाय तीव्र संवेग। अभी मृदु उपाय वालों को तोड़ा है 3 जगह, 3 जगह अलग अलग खोला इनको। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। जो मृदु उपाय है, जो उपायों को कम कर रहे हैं, लेकिन मृदु उपाय वालों का मृदु संवेग भी हो सकता है। हो सकता है उनके भीतर भावनाएं कमजोर हों, उतना तेजी से बढ़ने की भीतर से उत्साह स्थितियां ना बनती हों। एक इनसे आगे के हो सकते हैं, उपाय तो मृदु कर रहे हैं लेकिन संवेग उनका कैसा है? थोड़ा ज्यादा है इन पहले वालों के मुकाबले। आसानी से समझ में आ गया होगा अब तो चित्र को देख करके। लेकिन ये मृदु उपाय वाले जो हैं, इनमें तीव्र संवेग वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या हम अपना भी देख सकते हैं कि उपाय तो हमारे कमजोर हैं लेकिन भीतर से भावना बड़ी तेज है, यानी तीव्र संवेग है उसका। हो गया ना आसान अब समझना इस चित्र से? अब देखिए आगे देखते हैं इसमें। ऐसे ही आगे उन्होंने कहा तथा मध्य उपाय तथा अधिमात्र उपाय। ऐसे मध्य उपाय वाले जो हैं और अधिमात्र उपाय वाले हैं, उनको भी 3 जगह तोड़ा जाएगा। मध्य उपाय मृदु संवेग, मध्य उपाय मध्य संवेग, मध्य उपाय तीव्र संवेग। ऐसे अधिमात्र उपाय वालों को 3 जगह तोड़ा जाएगा। अधिमात्र उपाय मृदु संवेग, अधिमात्र उपाय मध्य संवेग, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग। चित्र में आ जाइए। जो बातें मैंने मुंह जबानी बोल के बताई हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। बहुत आराम से देखेंगे। अगर इसमें जल्दबाजी मैं करूँगा या आप करेंगे तो विषय निकल जाएगा और वो बातें स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी। अब देख लीजिए, एक पंक्ति हमारी पूरी हो गई थी ये वाली। अब दूसरी पंक्ति पे आइए। किसी व्यक्ति ने अपने उपायों को बढ़ा दिया। पहले मृदु उपाय थे उसके, लेकिन अब उसने अपने उपायों को बढ़ा दिया। जो पीछे से उपाय करता था, अभ्यास करता था, वैराग्य करता था, वो उपाय बढ़ा दिए। लेकिन संवेग कैसा है? मृदु है। भावनाएं अभी कमजोर हैं, थोड़ी थोड़ी सी भावनाएं बढ़ रही हैं योग के प्रति। ये भी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मध्य उपाय मध्य संवेग, इस वाले पे आ जाइए। 5वां जो है, उपाय भी मध्य कर रहा है, उपाय बढ़ा दिए हैं धीरे धीरे, अभ्यास अच्छे से करता है, वैराग्य का भी अभ्यास अच्छा चल रहा है, और धीरे धीरे भावनाएं जो हैं इसकी वो भी मजबूत होने लगी हैं, बढ़ रही हैं, मध्यम स्तर में हैं। ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अच्छी गति बन जाएगी। अब ये वाला जो है, अभी तक इसकी गति सबसे ज़्यादा है, छठे वाले व्यक्ति की। अपना भी देख सकते हैं हम। हमारा यदि उपाय मध्य है, भले ही उपाय अभी मध्य है लेकिन संवेग तीव्र है यहाँ पर आते आते, तो अभी तक तो हम देख रहे हैं ना कि इन सब में ये वाला सबसे मजबूत व्यक्ति है, सबसे अच्छी स्थिति है इसकी। संवेग तीव्र है इसके, भीतर से भावनाएं, भीतर से जो उत्साह है, भीतर से जो लग्न है इसके भीतर, वो संवेग तीव्र है यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। ऐसे अधिमात्र उपाय वाले जो हैं उनको भी 3 जगह खोला है। अधिमात्र उपाय मृदु संवेग। उपाय बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, उपायों को बढ़िया से करता है, अभ्यास प्रशांत वाहिता के लिए जो अभ्यास करता है वो बहुत अच्छे हैं, वैराग्य बहुत अच्छी कोटि का है इस व्यक्ति का। लेकिन अभी संवेग जो है ना, भीतर से भावनाएं जो हैं अभी दुर्बल हैं, मृदु हैं, कमजोर हैं, कम मात्रा वाली हैं, तो ये व्यक्ति उतनी गति से नहीं बढ़ पाएगा। अगले व्यक्ति को देखेंगे, 8वां जो व्यक्ति है ये वाला, अधिमात्र उपाय। उपाय बहुत मजबूत हैं इसके भी, लेकिन संवेग पहले वाले से बढ़ गया है। पहले वाले का मृदु था, इस वाले का मध्य हो गया है। ये इसकी गति पहले वाले की अपेक्षाकृत तेज होगी। अब इससे लास्ट वाला देखिए, अंतिम वाला जो व्यक्ति है, ये 9वां व्यक्ति, जो 9वां प्रकार बताया है, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग। अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात अंतिम तक आते आते।
अधिमात्र उपाय यानी ये व्यक्ति के उपाय कैसे हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं। और इसका संवेग भी कैसा है, तीव्र संवेग है, बहुत ऊंचा संवेग है। एक बात और समझ में आ गई होगी, जो लोग अवरोही क्रम को जानते हैं और आरोही क्रम को जानते हैं तो समझ गए होंगे कि ये आरोही क्रम में लिखी हुई हैं चीजें। कैसे, इधर से बढ़ेंगे इधर को ऐसे, आरोही क्रम ऐसे चला, या उधर से लौट के आए फिर से ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये कैसा क्रम चल रहा है, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अंग्रेजी में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो पहला वाला जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जहाँ से यात्रा आरंभ की थी, मृदु उपाय थे, हल्के हल्के उपाय थे, संवेग भीतर से भावनाएं भी थोड़ी थोड़ी थी, कमजोर थी। तो यहाँ तक क्या रहेगा मामला, गति उतनी बन नहीं पाएगी योग में। समय कितना लगेगा सोच के देखिए आप एक बार। जिस व्यक्ति के उपाय कमजोर होते हैं, हल्के हल्के उपाय होते हैं, सुबह को संध्या कर ली, शाम को 10 मिनट की संध्या कर ली, या थोड़ा बहुत वैराग्य चीजों से हो रहा है, हल्का हल्का सा, जी अब ये विषय छोड़ दिया है मैंने, ये विषय छोड़ दिया है, ऐसे करके, और भावनाएं भी उसकी धीरे धीरे बन रही है कि हाँ भाई अध्यात्म नाम की भी कोई चीज होती है, हमको अध्यात्म के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये वो व्यक्ति है शुरू वाला। इसको कितना समय लगेगा, क्योंकि इतनी चीजों से काम चलता नहीं है। और हमारे सनातन में और विशेषकर हमारे आर्य समाज में ऐसे व्यक्ति खूब मिल जाएंगे। हाँ जी, संध्या तो हम करते हैं प्रतिदिन, हाँ जी चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हाँ हमारी भी रुचि रहती है, हम भी जाते रहते हैं शिविरों में, हम भी करते रहते हैं जितना हमसे हो पाता है। तो संवेग कैसा है इनके भीतर का, भावनाएं कैसी हैं, मृदु हैं अभी। उपाय कैसे हो रहे हैं, अभी मृदु स्तर के उपाय हैं, बहुत हल्के हल्के से उपाय कर पाते हैं, जितना थोड़ा बहुत होता है कर लेते हैं। तो ये इन लोगों को कितना समय लगेगा, सीधा सा एक बात हमको समझ में आती है कि इस जन्म में तो होने वाला है नहीं। हाँ, बड़ी रोचक बात है। इस जन्म में तो इस प्रक्रिया को लेके यदि हम इन दोनों को लेके चले, मृदु उपाय और मृदु संवेग को, कम से कम इस जन्म में तो होगा नहीं, और हो सकता है पता नहीं कितने जन्म लग जाएं ऐसे व्यक्ति को। अब दूसरे पे आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ने ना, आरोही क्रम में। तो अब दूसरा ये आएगा, पहले वाले की अपेक्षा इस वाले की स्थिति मजबूत होगी, गति तीव्र होगी इसकी, जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसको मान लीजिए 10 जन्म लगते, हो सकता है ये 9 जन्मों में अपने काम को निपटा ले। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें विशेषता क्या है, इसका संवेग थोड़ा सा बढ़ गया है। उपाय तो मृदु इसका भी है, उपाय इसका भी मृदु है, लेकिन संवेग बढ़ा लिया है। इसके भीतर से भावनाएं यानी योग के प्रति श्रद्धा, अच्छी स्थितियां, भीतर से उमंग उसकी तेज है पहले वाले के मुकाबले। बात स्पष्ट है ना यहाँ तक। अब तीसरे वाले पे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़े। तीसरे वाले को समय कितना लगेगा, इस वाले की अपेक्षा और कम लगेगा। मान लीजिए इसको 9 जन्म लगे थे, तो इसको हो सकता है 8 जन्मों में हो जाए। 9 जन्म और 8 जन्म जो मैं बोल रहा हूँ, बस ये अनुमान के आधार पे कह रहा हूँ, बस एक मोटा मोटा उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ये तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, पता नहीं किसको कितने जन्म लगे, सैकड़ों जन्म लग जाएं, हजारों जन्म लग जाएं, हो सकता है सृष्टियां बीत जाएं, तब भी मुक्ति ना हो, तब भी उसकी समाधि ना हो। लेकिन बस एक हम मोटा मोटा उदाहरण के रूप में बात देख रहे हैं। अब इससे आगे जाके हम इस चौथे वाले व्यक्ति पे आते हैं। उसकी अपेक्षाकृत इस वाले की स्थिति और मजबूत होगी, बढ़िया से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका उपाय मध्य हो गया है। ये पहले वाले जो 3 लोग थे, इनमें उपाय मृदु थे, इनके उपाय कमजोर थे, हल्के हल्के उपाय थे, संवेग तो कम ज्यादा होते रहे इनके। लेकिन इस वाले ने अपना उपाय बढ़ा लिया, तो अब तक तो ये मजबूत है, क्योंकि उपायों की बड़ी विशेषता होती है। लेकिन संवेग इसका मृदु है, तो ये भी तीसरे वाले से तो कम समय में ही पहुंच जाएगा ये। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आगे बढ़ने में समय और कम लगता चला जाएगा, और समय कम लगता चला जाएगा, और समय कम लगता चला जाएगा। तो हम अपने आसपास के लोगों को देख करके, आसपास के परिचितों को, संबंधियों को, साधकों को, उपासकों को, संतों को, योगियों को, आचार्यों को, विद्वानों को, कोई भी है हमारे संपर्क में, हम उनको देख कर टटोल सकते हैं, हम उनकी स्थितियां देख सकते हैं। भीतर से तो सबका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर ये उपाय जो होते हैं, ये संवेग जो होता है, ये भीतर का मामला है। बाहर से देख के हम हर किसी को नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति प्रतिदिन संध्या करता है, हमको दिख जाता है कि भाई संध्या करता है, छोड़ता नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते जी ये तो इसी में आएगा जी, क्योंकि ये तो छोड़ता नहीं है, तो ये तो अधिमात्र उपाय, अधिमात्र संवेग वाला है।
क्योंकि उपाय जो मामला है वो भीतर का ज़्यादा है, जो भीतर हम देख नहीं सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के भीतर क्या स्थिति प्रशांत वाहिता की बनी हुई है, कैसे भीतर वो वृत्तियों पर काम कर रहा है, संस्कारों पर काम कर रहा है, वैराग्य उसका कहाँ स्टैंड करता है, ये हम बाहर से थोड़ी देख सकते हैं। बाहर से थोड़ा बहुत पकड़ में आता है, कुछ लक्षणों से देख लेते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी पता चलता है उस व्यक्ति के भीतर संवेगों की क्या स्थिति है, मृदु संवेग है, मध्य संवेग हैं या अधिमात्र संवेग हैं, बाहर से थोड़ी देख लेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान, उससे बातचीत करके, उसके साथ रह करके, उसके साथ संगति में रह के, उसके व्यवहारों को देख करके, जब लंबे समय तक हम किसी के साथ रहते हैं तो चीज़ें पकड़ में आने लगती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक मुख्य बात यह है कि हम अपना देखें, हमारा इनमें से कहाँ हो सकता है, हमारे उपाय कैसे हैं, हमारे अभी तक मृदु उपाय चल रहे हैं, मध्य उपाय चल रहे हैं या अधिमात्र उपाय चल रहे हैं। हमारे उपाय कमाल के हैं, अधिमात्र का मतलब हो गया कमाल कर देता है ये व्यक्ति, इसके उपाय ऐसे हैं, बहुत शानदार लेवल से ये आगे बढ़ रहा है। और संवेग का मतलब ऐसे हो गया कि उसके भीतर भावनाएं कितनी हैं, कितनी उमंग रहती है योग को लेकर के, कितना गति है उसके भीतर, ऐसा देख सकते हैं। पहला वाला जो व्यक्ति है बहुत समय लेगा, बहुत समय लग जाएगा उसको आगे बढ़ने में, साधना तक पहुंचने में, समाधि तक पहुंचने में, और अंतिम वाला जो व्यक्ति है बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यहाँ तक ये बात स्पष्ट हो गई है चित्र के माध्यम से। तो मैं जो अभी सभी को कह रहा था कि जब हम इस विषय को कभी योग दर्शन की कक्षा में पढ़ते थे या मैं पढ़ते हुए देखता हूँ तो कई कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ये विषय स्पष्ट नहीं हो पाता, समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे, इनको बांटा कैसे है 9 जगह और कैसे समझें इस विषय को। तो अब आसान हो गया, ये चित्र मैं सबको भेजूंगा, वैसे आप लिखते रहिए जितना आप लिख सकते हैं, चित्र में समूह में भेज दूंगा तो आप वहाँ से फिर आसानी से नोट्स बना लीजिएगा, फिर बड़ा आसान हो जाएगा समझना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तत्र अधिमात्रोपाय पाय नाम। अब अधिमात्र उपाय वालों के लिए बता रहे हैं, ये जो अंतिम वाला है ना, देखिए ये वाला अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाला, इसके लिए क्या कह रहे हैं, तीव्र संवेगा नामासन्न। अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए समाधि जो होती है आसन्न। एक बार इस सूत्र को ध्यान से समझेंगे, 21वें सूत्र को, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। आसन्न का मतलब बिल्कुल पास, निकट, उपस्थित, जैसे सामने होता है कोई, बिल्कुल ऐसे होती है समाधि उसके लिए। किसके लिए, अधिमात्र उपाय। ऊपर देखिए अवतरणिका में अधिमात्र उपाय करने वाला व्यक्ति जो है और साथ में तीव्र संवेग वाला जो है, उसकी जो समाधि होती है, कोई सी भी समाधि ले लीजिए, संप्रज्ञात कह लीजिए या असंप्रज्ञात कह लीजिए, क्योंकि संप्रज्ञात में भी ऐसे ही बढ़ा जाएगा, असंप्रज्ञात के लिए भी ऐसे ही बढ़ा जाएगा, संप्रज्ञात के बाद ही तो असंप्रज्ञात आती है ना। तो तीव्र संवेग वाले जो लोग होते हैं, जिनके भीतर इच्छा शक्ति तीव्र है, योग के प्रति भावनाएं मजबूत हैं, उत्तम स्थितियों वाली हैं, और उपायों को वो अधिमात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, समाधि उनके लिए आसन्न, उनके हाथ में रखी हुई होती है समाधि एकदम सामने। और उसके लिए फिर महर्षि व्यास जी एक ही पंक्ति में निपटा देते हैं सारे मामले को और कहते हैं समाधि लाभः समाधि फलम च भवति इति। उनके लिए समाधि का लाभ यानी समाधि की जो प्राप्ति है और समाधि का जो फल मिलता है वो एकदम साफ साफ हो जाता है, एकदम स्पष्टता से उनके निकट होता है, शीघ्र हो जाता है उनको ये समाधि की प्राप्ति और समाधि का जो फल है। तनिक रुकिए, लाभ का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि समाधि से जितने लाभ होते हैं, समाधि में क्या क्या लाभ हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि समाधि में जाकर के बहुत सारी वस्तुओं का साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, ठीक ठीक ज्ञान, अनुभूति होती है, ये हो गया समाधि का लाभ होता है। और समाधि फलम का मतलब समाधि की प्राप्ति होती है। कुल मिला के दोनों शब्द लगभग एक जैसे ही हैं, बस शब्द अलग अलग हैं, लाभ और फल। फल का मतलब प्राप्ति, क्योंकि समाधि की प्राप्ति ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, और वहां से जो लाभ होते हैं वो तो अलग हैं एकदम, इसलिए ये 2 शब्द रखे यहाँ पर। इतनी बात स्पष्ट हो गई और सूत्र भी पूरा हो गया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, अगला जो 22वां सूत्र है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है और इसी को आगे बढ़ाने वाला है। देखिए क्या कह रहे हैं,
यहाँ आके बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसको आज आसान कर देते हैं और ये सूत्र पूरा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि 22वें सूत्र में कह रहे हैं, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि या ततः अपि विशेषः। अब कह रहे हैं मृदु मध्य अधिमात्र उपाय वाले जो होते हैं उनमें भी विशेष होती है समाधि, विशेषता होती है, बहुत विशिष्टता से शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है समाधि। मतलब अब उसी पिछले सूत्र को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। तो देखिए इसके लिए भी चित्र है, अभी उससे बात समझ में आ जाएगी क्या कह रहे हैं आगे। महर्षि व्यास इस बात को खोल रहे हैं आगे, मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्र इति। अब ये उसके लिए कह रहे हैं, जो ये अंतिम वाला व्यक्ति था ना, यहाँ देखिए इसी में अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाला जो व्यक्ति था, इसके भी और 3 भेद किए हैं अगले सूत्र में। ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना तो मैं कहता हूँ आप उस कन्फ्यूजन को रखिएगा मत। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो जितना अब तक पीछे समझ में आया है उसी को आप पकड़ के रखिएगा। अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाले व्यक्ति को भी और 3 जगह तोड़ रहे हैं, और उसको भी क्या कहा, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। अगले सूत्र में इसमें व्यास भाष्य की पहली पंक्ति में देखिए, मृदु तीव्र होगा वो व्यक्ति, मध्य तीव्र वाला और अधिमात्र तीव्र वाला हो सकता है। ततोऽपि विशेषः, यदि वो इस प्रकार से बढ़ता है तो उसके लिए जो समाधि होगी वो और भी विशेष प्रकार की होगी। विशेष मतलब शीघ्रता से आने वाली होगी वो समाधि। आगे कह रहे हैं तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्नः। इसमें मृदु तीव्र संवेग वाला जो होगा उसके लिए समाधि आसन्न होगी। आसन्न मतलब पास में होगी, निकट होगी, मृदु तीव्र संवेग वाला होगा। अब देखिए यहाँ चित्र से समझ लीजिए, आसानी से बात स्पष्ट करते हैं अभी। इसके लिए एक दूसरा चित्र और है ये वाला। अभी हमने देखा ये वाला जो अंतिम व्यक्ति था, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग था, ये अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग। इसकी भी 3 कैटेगरियां बना दी, मृदु मध्य और अधिमात्र। तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय। क्योंकि तीव्र संवेग वाला तो था ये रहा ना, देखिए ये शब्द तो आपको यहाँ भी मिलेंगे दूसरे चित्र में, तीव्र संवेग तीव्र संवेग तीव्र संवेग, लाल रंग से लिखा हुआ है ये, इसलिए रंग भी अलग करने पड़े मुझे। अधिमात्र उपाय अधिमात्र उपाय अधिमात्र उपाय अधिमात्र उपाय, यानी इधर वाले शब्द तो वो ही हैं पहले वाले ही, है ना, ये वही व्यक्ति है अंतिम वाला व्यक्ति। उसको भी 3 तरीके से कैसे खोला, मृदु तीव्र, देखिए मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। इस तीव्र शब्द को मृदु मध्य और अधिमात्र के साथ लगा लेंगे, यानी इस व्यक्ति की भी 3 स्थितियां हो सकती हैं अंतिम वाले की, यानी इसकी जो आगे बढ़ रहा है उसमें भी तीव्रता हो सकती है। तीव्रता कैसी तीव्रता होगी, मृदु तीव्रता, मध्य तीव्रता, अधिमात्र तीव्रता। तीव्रता का मतलब यहाँ गति से ले लेंगे, गति कैसी है उसकी। तो देखिए यहाँ सूत्र में क्या कह रहे हैं उसी बात को देखिए ध्यान से, मृदु तीव्र संवेगस्याः आसन्नः, उसकी समाधि कैसी होती है, निकट होती है। इसकी तीव्रता कैसी है, मृदु तीव्रता है। और आगे फिर इसी बात को और आगे बढ़ाते कह रहे हैं, ततो मध्य तीव्र संवेगस्या आसन्नतरः, इसकी समाधि आसन्नतर होगी। देखिए इस चित्र में देखिए, आसन्नतर, आसन्नतर मतलब इस वाले से और ज़्यादा पास में होगी। जो पहले वाला व्यक्ति था उसकी अपेक्षाकृत इसकी समाधि और निकट होगी। पहले वाले की तो निकट होगी, लेकिन इस वाले की समाधि पहले वाले की अपेक्षा से और ज़्यादा निकट होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो संवेग, इसकी जो तीव्रता है वो कैसी है, मध्य स्तर की है। पहले वाले की तीव्रता मृदु स्तर की थी। और अंतिम वाले के लिए अंतिम पंक्ति लिखी महर्षि व्यास जी ने, देखिए क्या कह रहे हैं, तस्मात् अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायः अपि आसन्नतमः। अंतिम वाले के लिए कहा, यहाँ देखिए अधिमात्र उपाय वाला होगा वो, अधिमात्र तीव्रता वाला होगा या और तीव्र संवेग वाला होगा। तीव्र संवेग तो हमने पहले देखा, अधिमात्र उपाय भी पहले देखा, लेकिन इसकी तीव्रता अधिमात्र स्तर की होगी और इसके लिए जो समाधि होगी वो आसन्नतम होगी,
वहाँ महर्षि व्यास जी ने कहा आसन्नतम मतलब सबसे निकट होगी इसकी समाधि, सबसे पहले लगने वाली होगी। जैसे आपने और भी शब्द सुने होंगे अंग्रेजी में एक शब्द आता है गुड। डिग्री होती है ना, गुड होता है, एक होता है बेटर, BETTER बेटर, और एक होता है बेस्ट। ये डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो यहाँ पर जो आसन्न हुआ ये क्या कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री। आसन्नतर कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री। और आसन्नतम कैसी हुई? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड को हम अच्छा मानते हैं, बेटर को गुड वाले से अच्छा मानते हैं, और बेस्ट को तो सबसे अच्छा मानते हैं। वैसे ही ये वाले जो लोग हैं पहले वाले, मृदु तीव्रता मिलेगी उनकी, तीव्र संवेग मिलेगा, अधिमात्र उपाय मिलेगा। वैसे तो संवेगों में तीव्रता है, देखिए ध्यान से अब आराम से समझ लीजिए। उपाय बढ़िया स्तर का है इनका, अधिमात्र उपाय है, संवेग भी तीव्र हैं, लेकिन तीव्रता जो है आगे बढ़ने की जो गति है वो मृदु स्तर की है। तो इनकी समाधि आने में समय लगेगा। ठीक है, निकट होगी समाधि, लेकिन फिर भी समय लग जाएगा इसमें। अब देखिए तीव्रता में थोड़ी और स्थिति बढ़ी है, अच्छी हुई है पहले के मुकाबले। पहले मृदु थी, अब मध्य हुई है। तो डिग्री कहाँ पहुंच जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो इस बार गति बढ़ जाएगी और समाधि कैसी हो जाएगी? आसन्नतर, बेटर हो जाएगी, बेटर पहले के मुकाबले। जैसे ये शब्द बताया ना मैंने उधर अंग्रेजी में, बेटर, पहले से अच्छी हो जाएगी, पास में आ जाएगी, और समाधि समय कम लगेगा पहले वाले के मुकाबले। और ये अंतिम व्यक्ति जो है सुपरलेटिव डिग्री वाला, अधिमात्र तीव्रता है इसके पास, गति बहुत शानदार है इसकी, तीव्र संवेग है, यानी भीतर की भावनाएं बहुत उच्च कोटि की हैं, और उपाय तो ये पहले से ही अधिमात्र वाला है, उपाय तो बहुत शानदार स्तर के हैं इसके। तो इसकी समाधि कैसी होगी? बेस्ट समाधि होगी, एकदम सुपरलेटिव डिग्री वाली, एकदम पास में होगी। आगे देख लीजिए, बस अंतिम बात कह रहे हैं, उसी बात को फिर आगे कह दिया, समाधि लाभ समाधि फलम च इति। तो ऐसी जो जिसकी समाधि होगी, जिसकी आसन्नतम समाधि होगी, उसको समाधि लाभ शीघ्रता से होगा, और समाधि फल भी निकटता से आने वाला होगा उसके लिए। बहुत जटिल विषय था, लेकिन यदि हम इस प्रकार के इन चित्रों से समझ लेंगे इसको तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए, बस अंत में एक बात कह के फिर समाप्त करते हैं, ध्यान से देखिएगा अंतिम बात क्या है। यहाँ तक जो हमने चीजें समझी हैं, यदि केवल हमको मोटे मोटे रूप में समझना हो कि जब अभी हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पहला चित्र था वहां से तो बात स्पष्ट हुई थी। धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, एकदम ये नहीं कि यहाँ मृदु उपाय थे, मृदु संवेग कर रहा था व्यक्ति, उपाय अभी धीरे धीरे शुरू किए थे, भावना धीरे धीरे बन रही थी उसके भीतर। तो अब कोई सोच ले, क्योंकि हर किसी की नज़र यहाँ रहती है अंत वाले पे, कि ना मुझे तो यही चाहिए, और कई लोगों के मन में आ भी गया होगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो पहले ही दिन जब पढ़ाई शुरू करता है तो क्या करता है, एक वो बनाता है, बड़ा चार्ट बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, उसमें सोचता है कि आग लगा दूंगा कल से ही पढ़ाई में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुबह 4 बजे उठना है, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे सोना है, सोने के समय को बहुत कम कर देगा, और 10 घंटे की पढ़ाई, 12 14 15 घंटे की पढ़ाई करनी है। ऐसा करता है ना, शुरू शुरू में संवेग बड़ा तीव्रता से उठता है उसके भीतर, लेकिन धीरे धीरे आते आते स्थिति खराब हो जाती है, दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता, सो जाता है, कभी बाहर निकल गए, कभी कुछ हो गया। तो हम लोगों ने जब ये चार्ट देखा, ये वाली स्थितियां देखी जो ऋषि ने हमें समझाई, तो हमारी नज़र सीधी यहाँ चली जाती है, ना लेना तो यही है, बढ़ेंगे तो यही, सबसे पहले यही चाहिए, अधिमात्र किस्म के उपाय करेंगे जैसे योगी लोग करते हैं। हम भी 5 5 घंटे बैठेंगे समाधि में, हमारे भीतर भी खूब भावना होगी, एकदम से नहीं होती। वो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह शाम में पहले धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी, मृदु उपाय करेगा व्यक्ति, मृदु संवेग होंगे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, और उज्जवल करेगा अपने भीतर की स्थितियों को, और बढ़ाएगा भावों को, और ऊंचा करेगा, उपायों को और आगे बढ़ाते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, तब यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर आकर भी इसके भी जो भेद किए हैं, इसको भी 3 जगह खोला है, उसको भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ आके भी व्यक्ति ये सोचे कि हाँ मेरी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, तो हो सकता है इतने पर आकर भी कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाए, उसकी स्थिति मृदु स्तर की हो, यानी उसका जो उसकी तीव्रता है आगे बढ़ने की वो कैसी हो, मृदु स्तर की हो।
लेकिन उतने से बात बनेगी नहीं, उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, मध्यम स्तर तक जाना पड़ेगा, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते अधिमात्र स्तर तक उसको पहुंचना होगा। अधिमात्र तीव्रता, अधिमात्र उपाय करेगा और तीव्र संवेग होंगे उसके, तब जाके समाधि आसन्नतम होगी उसके लिए। आपने एक मंत्र पढ़ा होगा, संध्या में समर्पण मंत्र होता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षणम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो मुक्ति प्रदान कराइए वो कैसे कराइए? सद्यः, शीघ्रता से। इस योग के मार्ग में ये नहीं चलेगा कि जी ना कर लेंगे, अरे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। धैर्य चाहिए होता है, समय लगता है, कई बार बहुत समय लगता है, जन्मों जन्मों लग जाते हैं, लेकिन योग के मार्ग में वास्तव में शीघ्रता की आवश्यकता होती है। ये योग दर्शन भी कहता है और वेद का मंत्र भी कहता है, शीघ्रता से चाहिए हमको सब कुछ। और वो शीघ्रता से कब मिलेगा? जब अधिमात्र तीव्रता होगी, तीव्र संवेग होंगे और अधिमात्र उपाय होंगे। तो आज का विषय तो हम यहीं रखेंगे, आप लोग इन सब पर विचार कीजिएगा, और जिसका कोई प्रश्न हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कल की कक्षा में पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। प्रणाम।